बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख्खार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से, जब नबी पाक का नाम है नामी आए तो दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। गर नक्शे कदम तेरे मशअल न बने होते, नबी पाक सल्लल्लाहु के लिए इकबाल फरमाते हैं, गर नक्शे कदम तेरे मशअल न बने होते, राहबर भी लुटा होता राहरो भी लुटा होता। मुख्तलिफ अशार इकबाल के मैं पेश करना चाहूँगा जो नौजवानों के हवाले से हैं, आम ज़िंदगी में आप पढ़ते हैं। चूँकि आज एक इम्पॉर्टेंट विज़िट पे जा रहे हैं इकबाल मंजिल में, तो हम उन्हीं को हराज तस्लीम पेश करेंगे, उन्हीं के अशार पढ़ के। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और फिर कहते हैं, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। और फिर नौजवानों से बड़ी मोहब्बत है इकबाल को, कहते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, लेकिन उसकी शर्त बताते हैं साथ, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। और फिर एक बड़ा ही प्यारा शेर जो अक्सर मैं कोट करता हूँ और इसके बाद आपको एडवाइस करूँगा और बात को हम फिनिश करेंगे। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, ये नौजवानों का लहू गरमाने के लिए, उनको उनके अंदर एक जज्बा बेदार करने के लिए, अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए किस किस्म का जज्बा, किस किस्म का जोशो खरोश और किस किस्म की खून की गर्दिश आपके अंदर होनी चाहिए। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बेटा आज आप जिस अहम स्टडी टूर पर जा रहे हैं, इस तरह के स्टडी टूर अक्सर हम अरेंज पहले भी करते आ रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। इन स्टडी टूर्स का एक मकसद है, इन स्टडी टूर्स के ज़रिए से आपकी जो रूटीन सिस्टम चल रहा होता है स्टडी का, उसके अंदर आपके अंदर उकताहट, आपके अंदर बोरियत, आपके अंदर कुछ चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए कुछ तो एंटरटेनमेंट के टूर्स, कुछ गेम्स और कुछ इस तरह के स्टडी टूर्स मैनेज किए जाते हैं ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो, आपको उठने बैठने का तरीका है, आपको किसी जगह पे सिटी के अंदर, सिटी आउट ऑफ सिटी मूव करने की आपके अंदर प्रैक्टिस पैदा हो और आप एक कामिल और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बने। तो इन स्टडी टूर्स का मकसद महज एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि आपके नॉलेज में इजाफा करना है। आज का जो स्टडी टूर है इसमें हमारी जो बुनियादी मंजिल है वो इकबाल मंजिल है, अल्लामा इकबाल का घर है, जहाँ पे अल्लामा इकबाल ने आँख खोली, वहाँ पे पैदा हुए और फिर दुनिया में, ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया में बल्कि बैन अवी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। एक तो वो हमारी मंजिल है, फिर उसके साथ वो सियालकोट का मरकज़, सियालकोट का किला है, उसके ऊपर काफ़ी सारे सरकारी दफातर मौजूद हैं और उसको हम उसकी हिस्ट्री को और उसकी तारीख़ को जांचने की कोशिश करेंगे और उसको देखेंगे।
इसके लिए आप लोगों ने जो काम करना है वो ये करना है कि आपके जो टीचर्स हैं आपके साथ मौजूद हैं, आपकी मैम भी साथ होंगी, सर उस्मान है और सारी टीम आपके साथ होगी, लेकिन आपने सिर्फ एक चीज़ का मुजाहरा करना है, आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। किले पे खड़े हों, अल्लामा इकबाल के घर पे खड़े, किले पे खड़े हों तो आप एक पता चलना चाहिए कि आप एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हैं, आप एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप जो है ना आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो एक अच्छे घरों से आए हुए बच्चों की क्वालिटीज़ हैं, एक अच्छे स्कूल से तरबियत याफ्ता हैं। तो ये बातें मेरी समझ लें, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं आपने करनी। आपके टीचर्स जिस तरह से आपको खड़ा करने के लिए कहेंगे आपने खड़े हो जाना, तो वहाँ पे आपने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना है। किसी किस्म की शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। ये जो आपकी जो आउट ऑफ यूनिफॉर्म ड्रेसिंग उतरवाई है वो डिसिप्लिन के लिए उतरवाई है, वरना मुझे उतरवाने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उतरवाई है कि जब आपकी मूवी बने तो उसमें रंग बिरंगी अजीबोगरीब चीज़ें आप नज़र ना आए। अभी भी रंग बिरंगा नज़र आएगा, कुछ ने स्वेटर पहने कुछ ने नहीं पहने, लेकिन चलो यूनिफॉर्म में है, अच्छा लगेगा। ये अभी भी आपकी जो असेंबली अच्छी लग रही है। तो इसी दुआ के साथ कि आज का जो टूर है, जो स्टडी ट्रिप है आपका, ये कामयाबी से हमकिनार हो और ये आपके इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करे। थैंक यू।
अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जब यहाँ पे आके बात करने शुरू करने लगा हूँ तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो शेर मैंने बहुत देर पहले सुना था कि तारीख़ हज़ारों साल में बस इतनी सी बदली है, तारीख़ हज़ारों साल में बस इतनी सी बदली है। पहले दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। हम सियालकोट नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि दुनियाए आलम पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जिसकी तारीखों में रकम होती है, जिसका नाम उन सफ़ों में आता है जब दुनिया की बका शुरू हुई 5000 साल पहले। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, आज ये गलियां, ये चौबारे, ये रास्ते, ये सड़कें, ये कुशादा किस्म की इमारतें और उनके लॉन, ये सब चीज़ें कायम हैं। लेकिन हम तो एक 100 साल का सफ़र पीछे करें तो दुनिया बदल जाती है, जहान बदल जाते हैं, ज़माने बदल जाते हैं। चे जाए कि हम आपको 5000 साल पीछे ले जाएं, आप अंदाज़ा करें कि तब क्या दौर होगा। हाथियों की दुनिया होगी, घोड़ों की दुनिया होगी, उस वक्त के जाहो जलाल की कैफियत क्या होगी, बादशाह कैसे आते होंगे, बादशाह अपने फसीलों के करीब जब पहुंचते होंगे, दीवारों को क्रॉस करते होंगे, तो क्या दुनिया का एक आलम होगा। जी, आप बिल्कुल ठीक समझे, हम सियालकोट के उस तारीखी किले पे खड़े हैं। बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। आज हम उसी हवाले से बात करते हुए जब इसका विज़िट करेंगे तो आपको बताएंगे कि सियालकोट ने किस तरह से नमू पाई। और जो सियालकोट है, इसने तारीखी हवालों से, जहाँ पे सर्जिकल की बात होती है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है, जहाँ पे लेदर गुड्स की बात होती है, वहीं पे स्पोर्ट्स गुड्स की बात होती है। दुनिया आलम में अगर फुटबॉल खेला जाता है तो सियालकोट की बात होती है। वहीं पे जब तारीख के वर्क खोले जाते हैं तो भी सियालकोट की बात होती है। आज हम सियालकोट का विज़िट करेंगे। आपको बताते चलेंगे ये जो आपको सड़क नज़र आ रही है, ये कभी आज से 1965 से पहले, 65 से पहले ये भी किले का एक हिस्सा था। लेकिन दुश्मन के नापाक इरादों ने 1965 में जब पाकिस्तान से बहुत ही बुरी तरह से पसपाई हासिल की और दुश्मन को पता चला कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया, पाकिस्तानी बहरिया किस कदर ताकतवर है, तो रात के अंधेरों में दुश्मन ने 1965 में यहाँ पे एक बम फेंका। इस बम से जहाँ पे हज़ारों शहादतें हुई और इस किले का रंग जो है वो सुर्ख हो गया नौजवानों के लहू से। वहीं पे सियालकोट के बारे में ये बात भी सामने आई कि ये गयूर आवाम का शहर है, ये ऐसे लोगों का शहर है जो रातों को भी सोते नहीं बल्कि अपनी सरहदों पे हिफाजत करते हैं। तो आपको इस वक्त हम उस जगह पे दिखा रहे हैं जहाँ पे बम गिराया गया। और ये वो इलाका है जो कि कभी 1965 में किले का हिस्सा था, लेकिन जहाँ पे तब्दीलियाँ आती गईं और हुक्मरानों के इरादे बदलते गए, वहीं पे किले की सरहदें भी छोटी होती गईं और किला अपने आप में मुक़य्यद होता गया। इस वक्त हम किले के उस पोर्शन में खड़े हैं जहाँ पे हज़रत सैयद सुरखरू सरकार शहीद यहाँ पे मदफन हैं और बहुत से लोग यहाँ पे अकीदत के साथ आते हैं और अपनी मोहब्बतें यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ के बारे में आपको बताते चलें कि जब इस्लाम की तरवीज हुई, जब इस्लाम बरसगीर में आया तो यकीनन इन्हीं लोगों की वजह से आया और यहाँ पे आके उन्होंने इस्लाम की इशायत की और फिर दुश्मन के साथ बरसरे पैकार रहते हुए अपनी जान खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी और बड़ी ही इस शान से की कि जैसे ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो ये आप देख रहे हैं कि पानी के मटके और यहाँ से लोग पानी पीते हैं। इहसान साहब, आप किधर के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं बुटर के। हाँ। और आप दरबार पे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? 7 साल हुए हम इधर करते। 7 साल। आप लोग सुबह शाम आते होंगे, बहुत से लोग आते होंगे जी। इनकी करामात बताएं, क्या करामात थी? ये जब पीम राजी को शहीद किया गया था, अच्छा, काफिला आया था। अच्छा, जो मापा के मामू ने, अच्छा जी, जो इमाम अली उल हक हैं बच्चों, आपको बताते चले उनके आप भी दरबार में भी आज जाने वाले हैं। आप इमाम अली उल हक जो हैं वो इनके मामू हैं और ये उनके भांजे हैं जी। जो शहादत पाने लगे हैं ना, फिर ऑर्डर कर गए हैं जी। इनके बकौल जो तारीख जो है नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती जा रही है, वो ये बात बताती है कि जब इमाम अली उल हक
शहादत के रुतबे पे फायज होने वाले थे और उनको अंदाज़ा हुआ कि अब हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि मुझे अपनी जान रब के हवाले करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने भांजे, जो इनका नाम हज़रत सरख रूह सरकार है, उनके अपने अहकामात जारी किए और फिर उन्होंने जंग की और फिर शहादत हुई। किला फतह की था, किला फतह, इन्होंने किला फतह किया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे और भी दरबार है? दरवाजा किले का नहीं खोलता। अच्छा जी, वो बात बताएं। सिर कलम करके दरवाजे मारे, दरवाजा लब्बे नहीं किधर गया। अच्छा अच्छा, ये आप तारीख के हवाले से एक बात बता रहे हैं। तारीख चूँकि मुख्तलिफ बातें चलती हुई तारीख की इस तरह पहुँचती हैं और उनमें किस कदर ये बात होती है ये तो उस वक्त का फ़ैसला है, लेकिन लोगों तक जो बात पहुँचती है वो ये है कि इन्होंने अपनी जान कुर्बान की और इस्लाम के लिए बहुत से काम किए। बहुत शुक्रिया जी, आज आपने हमें बहुत सा टाइम दिया। पता चलें कि इस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जो कि कला के ऊपर ये इसकी बिल्डिंग है। तहसील के अंदर एक तो ये है कि ज़िला होता है और ज़िले में आपकी तहसील होती है, जिसमें सियालकोट है, जिसमें पसूर है, जिसमें डस्का और समड़याल की तहसीलें आती हैं। इस वक्त हम सियालकोट तहसील को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं? शकील साहब, आप इधर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में असिस्टेंट टू एडमिनिस्ट्रेटर से हम बात करें। शकील साहब, सर तहसील का काम क्या होता है असल में? तहसील में इसमें म्यूनसिपल सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे डेवलपमेंट, सीवरेज, वाटर सप्लाई आ गई, डीसी वगैरह। ठीक है ठीक है। तो ये बड़े पेचीदा काम होते हैं, तो लोग ताउन करते हैं ज़रूर करते हैं, क्यों नहीं करते, लेकिन सम टाइम हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन आपके उमर शेर चट्टा साहब आए, ये बहुत काबिल और बड़ी आला शख्सियत है। मेरी इनके साथ मुलाकात हुई, जश्न बहारा हुआ था, उसको मैंने होस्ट किया था और जश्न बहारा में ये हमारे मेहमान थे, DCO साहब हमारे मेहमान थे, DPO साहब मेहमान थे, इवन चीफ कमिश्नर साहब ने भी आना था। तो ये प्रोग्राम हुए तो उमर शेर चट्टा साहब ने आके यकीनन हंगामी खिदमात जो हैं पेश की हैं, बहुत से काम किए हैं। तो आप ये जो हमारी कले पे, ये कब से है तकरीबन ये बिल्डिंग? ये काफ़ी अरसे से है, ये कोई तकरीबन 50-60 साल से। 50-60 साल से इसकी उम्र है तकरीबन इस बिल्डिंग की। यहाँ पे वैसे तो 5000 साल से ये बिल्डिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे ये है। ठीक है, मैं कुछ बच्चों को थोड़ा सा विजिट करवाना चाहूँगा। सर, हम जो इस ऑफिस में खड़े हैं, ये किस तरह लोगों की खिदमत करता है और लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? इससे लोग फ़ायदा ये उठाते हैं कि जब भी उन्हें कोई मसला होता है दरपेश, वो इधर आते हैं, ये एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, हम उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है। मसलन सीवरेज है, रोड कट है, स्ट्रीट ख़राब है, ठीक है, पानी का मसला है, उसको हम हंगामी बुनियादों पर हल करते हैं। हमारे साहब का यही विज़न है, ठीक है। डॉक्टर उमर शेर चट्टा साहब हैं एडमिनिस्ट्रेटर, और वो बड़े अच्छे और वो वेरी सॉफ्टली ऑफिसर हैं, और जो भी साइल जो भी आता है उसके साथ बड़े नरमी से
उनके मसाइल हल। सर, जो इस शहर के अंदर यूनियन काउंसिल्स हैं उनका इस दफ्तर से क्या ताल्लुक होता है? अभी तो जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। वैसे तो वो DOC डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कम्युनिटी डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। जब यहाँ मेयर आ जाएंगे फिर वो उनका कनेक्शन हो जाएगा यूनियन काउंसिल का, इधर शहर जो सी 24 यूनियन काउंसिल है, फिर वो मेयर के अंडर आ जाएंगी, ठीक है। वो सारे उनके मसाइल देखेंगे, जो भी मसाइल हल तलब होंगे उनके मसाइल हल किए। सर, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए कौन से इम्तहानात देने पड़ेंगे? आपको तो पहले कुछ तलीम का पीरियड होता है, उसके बाद एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, एक फेडरल सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। उसके अंडर आपको इम्तहानात देने पड़ेंगे। उसका पीरियड होता है, पहले एजुकेशन का कोई 14 ईयर या 16 ईयर्स होता है, ठीक है। वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इम्तहानात देने। हमारे चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ का मिशन है कि लोगों की खिदमत की जाए, तो क्या इस मिशन पर काम हो रहा है? इस पर 100% काम हो रहा है, ठीक है। बगैर किसी कोताही के, बगैर किसी लापरवाही के, उनके विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं और कोई किसी मसले को भी कोई पेंडिंग नहीं किया जा रहा। हमारे जो स्कूल्स और इदारे हैं क्या ये उनको भी डील करता है? नहीं, उनका लेदर डिपार्टमेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में आ जाते हैं, ठीक है, अंडर, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन। सर, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें इस इदारे का विजिट करवाया और पता चला कि ये ऑफिस क्या काम कर रहा है। थैंक यू। अस्तौर के इलाके से आने वाला एक नौजवान उमर शेर चट्टा जब सियालकोट में आए तो सियालकोट के लोगों को बहुत उम्मीदें थीं कि ये नौजवान जो कि एज ए ऑफिसर सियालकोट में आ रहा है, अस्तौर जैसे इलाके में अपनी खिदमत देने के बाद यकीनन सियालकोट में तब्दीली लाएगा। और लोगों की जो उम्मीदें थी वो यकीन में बदली और लोगों ने वो काम होते हुए देखे। सेवरेज का काम हो, सड़कों का काम हो, या फिर कुछ ऐसे मसाइल जो कि शहर के अंदर भरमार की वजह से हैं, उनको बहुत ही आसान तरीके से जनाब उमर शेर चट्टा ने कंप्लीट किया। आज उनके ऑफिस में आप यूं स्टूडेंट्स को बैठते हुए यूं देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ये एक अवामी ऑफिस है, ये लोगों का ऑफिस है, ये इन बच्चों का ऑफिस है, इनका मुस्तकबिल है। हमें फ्यूचर में भी ऐसे ही लोग चाहिए जो कि हमारे मुस्तकबिल को संवारें, हमारे बच्चों को संवारें और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी में अपना हिस्सा डालें। आज हमने सियालकोट कला का जब विजिट प्लान किया तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन मूव नहीं की थी, लेकिन एप्लीकेशन मूव के बगैर शकील साहब ने हमें विजिट करवाया और इस बात की दलील बताई कि ये लोगों का ऑफिस है, ये बच्चों का ऑफिस है। बहुत शुक्रिया जी। हम उम्मीद करेंगे कि आप नेक्स्ट भी इसी उमर शेर चट्टा साहब तो आज हैं, कल कहीं और तबादला हो जाएगा, आप लोग यहीं रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम कला के ऊपर खड़े हैं और दरबार का वो हिस्सा जो जनाब पीर मुरादिया सरकार के हवाले से मशहूर है, यहाँ पे आग जलती रहती है और एक लोग अपनी अकीदत के साथ यहाँ पे आते हैं। चिराग यहाँ पे जलाए जाते हैं और चिरागों का एक सिलसिला जारी और सारी। लोग खुदा की राह में मारे गए, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि खुदा के नज़दीक वो जिंदा है और इन्हें रिज़्क मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। शहीद अव्वल सियालकोट हज़रत मुराद अली बरसगीर की तरीही धरती सिलकोट के अव्वलीन शहीद होने का बुलंद तरीन एजाज़ नौजवान मुराद अली के नसीब ठहरा। मुस्तनद तारीखी शवाहद के मुताबिक 7वीं सदी हिजरी में सुल्तान हिंद फ़िरोज़ शाह के अहद हुकूमत में सियालकोट के हिंदू हाकम राजा साहन पाल के जुल्म बर्बरियत का निशान आप उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार होने की बिना पर बने। मुराद अली शाह यहाँ पे मदफून है। अल्लाह ताला उनके ऊपर लाखों करोड़ों जन्नतों के दरवाजे खोले। हम यही कह सकते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने इस इलाके में बरे सगीर में दीनों इस्लाम के जो है वो पैगाम पहुँचाए और फिर शहादत के रुतबे पर फायज होकर अल्लाह से जा मिले। सियालकोट की जब तारीख का जिक्र आता है तो इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जाता, क्योंकि राजा सल जब यहाँ पे आए
तो उसके बारे में भी तारीख बताती है कि ये पहले से किला तामीर था। इसका मतलब है कि कुछ पहले भी लोग थे जिन्होंने इसको तामीर किया। राजा सल ने आके इसकी ताज़ीन व आराइश की और राजा सल ने ही शहर की भी ताज़ीन व आराइश की। उसके बाद सिलसिला जारी रहा और 2 साल तक मुसलसल काम किया गया। तारीख बताती है कि 10,000 मजदूर दिन और रात काम करते थे। और ये अब मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाने लगा हूँ। अगर आप गौर से देखें तो ये आपको सियालकोट शहर नज़र आ रहा है जो कि नशेब में है, जो कि नीचे है। और इस वक्त आप एक बुलंदी पर खड़े हैं और अगर आज़म साहब आप यहाँ पे दिखाएं तो ये जंगलात आपको नज़र आ रहे हैं कि जंगल अभी भी कायम है। तो उस वक्त आज से 5,000 साल पहले क्या कैफियत होगी कि 5,000 साल और पुराना ज़माना, उस वक्त ज़िंदगी किस तरह होगी, लोग कितने कम होंगे। फिर भी ये किले तमीर किए गए और ये पाकिस्तान के वाहिद पुराने किलों में से एक किला है। दूसरी बात आपको ये बताते चलें कि 1929 में एक मामला हुआ कि जब आसार कदीमा ने इसकी खुदाई की तो यहाँ पे एक फसील थी, एक ही दीवार थी। लेकिन 1929 में क्या हुआ कि खुदाई करते करते उनको एक दीवार के अंदर भी एक दीवार मिली, जो कि 1929 से पहले पता नहीं था। उसके बाद लोगों को पता चला कि इसका मतलब है कि किले के अंदर भी एक हिफाजती रास्ते और इनकी ग़ुलाम गर्दिशें और ये इस तरह की सुरंगें मौजूद हैं। उसके ऊपर फिर मोहनजोदड़ो से, चूँकि उस वक्त 1929 में पाकिस्तान और इंडिया मुल्हका थे आपस में, एक बरसगीर की अलामत थी, तो वहाँ से सारे कदीमा के लोग आए, उन्होंने तहकीक की जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में काम कर रहे थे। और फिर ये पता चला कि ये कला फसील दर फसील है। और यहाँ की तारीख, आप शहर को आप देख रहे हैं कि शहर बहुत बन गया है। 5,000 साल की से इसकी जो नमू हुई थी, आज ये आबादी ही आबादी नज़र आती है। इंसानों का एक जमे गफ़ीर है जो यहाँ पे फैला हुआ है, लेकिन किले की बुलंदी आज भी एक जगह पे है और इसकी इनफरादियत कायम है। सियालकोट तो जिंदा रहेगा। 1965 में जंग के बाद सियालकोट को एक खूबसूरत नाम मिला कि सियालकोट तो जिंदा रहेगा। और ये सियालकोट पाकिस्तान की पहचान है। सियालकोट के बारे में जब भी कोई तारीखी खबर आती है, कोई शहर की खबर आती है, तो सबसे पहले ये लफ्ज़ चलाया जाता है कि सियालकोट तो जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। अभी जी अस्सलाम वालेकुम, मैम क्या हाल है आपका? ठीक है। बच्चों का विजिट कैसा जा रहा है? जी बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आपने कला पहली दफ़ा देखा, कैसा लगा आपको? बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ मैं सारे अपनी तरीके मनाज़र देख के, क्योंकि मैंने सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, लेकिन देखने का एक अपना ही मज़ा है। अपना ही मज़ा है, आप एंजॉय कर रही हैं। और बच्चों के साथ आपकी भी फीलिंग्स वैसी हैं, बड़ी इमोशनल सी। तारीखी चीज़ है। जब 1965 में वहाँ से गोले बरसाए जाते थे तो ये हमारी तोप सियालकोट का दफा करती हुई, पाकिस्तान का दफा करती हुई दुश्मन के ऊपर बरसती थी। और आज बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं वैसे चाह रहा हूँ कि मैं बच्चों को डांटूँ, लेकिन क्योंकि बच्चे बड़े इमोशनल थे यहाँ पे आके, और बच्चे एंजॉय करें। 1965 में दफा के वक्त में इन्होंने बहुत सा किरदार अदा किया है। यहाँ से फायर किए जाते थे और हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया जाता था कि हमारी सरहदें हर हवाले से महफूज हैं। हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, हमारे जवान, ये सब लोग इसी काम में हैं कि हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दफा करेंगे, और फिर करके दिखाया। और आज भी हम अपने दफा में मौजूद हैं। और ये जितने भी आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, ये फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के फ़िज़ाइया में जाने वाला है, पाकिस्तान की आर्मी में जाने वाला है, पाकिस्तान के रेंजर्स में जाने वाला है, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का आपने पहले विजिट किया, वहाँ पे जाने वाला है। तो पाकिस्तान के बारे में ये कहूँगा कि जिस तरह सियालकोट तो जिंदा रहेगा,
पाकिस्तान भी हमेशा इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अगर गौर किया जाए तो 9 नवंबर को एक ऐसा दिन पाकिस्तान और बरे-सगीर की धरती ने देखा कि एक बच्चे ने जन्म लिया, और वो बच्चा क्या था कि बच्चा, उसकी शायरी, उसकी बातें, उसका लबो लहजा, उसके ख्याल, उसकी सोच, उसका शऊर आज तक किसी को समझ नहीं आ सका कि उनके अंदर क्या क्या बातें पिन्हा थी। तो कभी भी तालिब इल्म को, कभी भी स्टूडेंट्स को विजिट्स इकबाल मंजिल के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता। आज ईडन गार्डन ने एक प्लान किया कि हम अल्लामा इकबाल के घर का विजिट करेंगे। सबसे पहले हम आपको इकबाल के शजरा नसब से शुरू करवाते हैं। इकबाल शजरा नसब खानदान अगर देखा जाए तो बाबा साले से शुरू होता है और पुश्तों का सिलसिला मालूम नहीं हो सका। उसके बाद बाबा नून हज हैं और ये हज के आशिक थे, इन्होंने मोतित मरतबा पैदल हज किया। उसके बाद शेख अकबर हैं और फिर शेख जमालुद्दीन का नाम आता है। यहाँ से आप अगर देखते हैं तो शेख मोहम्मद रफ़ीक, शेख अब्दुर्रहमान, शेख मोहम्मद रमज़ान की आगे सिलसिला है, जो यहाँ से चलता हुआ शेख नूर मोहम्मद तक पहुँचता है। शेख नूर मोहम्मद वो खुशकिस्मत हैं कि जिनके नस्ल में से मोहम्मद इकबाल जन्म लेते हैं। और इकबाल के बारे में इकबाल खुद कहते हैं कि इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। इकबाल ने शेख नूर मोहम्मद के से जन्म लिया और वो यहाँ पे सफ़र करते हुए सिलसिला नसब आगे तक चलता है। यहाँ पे शेख गुलाम कादर का जिक्र जगन्नाथ आज़ाद ने, मुरक्का इकबाल और डॉक्टर सलीम अख्तर ने उर्दू अदब की दूसरी तारीख में किया है, मगर दीगर शजरा निगारों ने इसका जिक्र नहीं किया। अता मोहम्मद की पहली शादी रठौर घराने में अब्दुल रज़ाक की दुख्तर से हुई, उनमें एक लड़की बरकत बीबी पैदा हुई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इसको तहलीक किया प्रोफेसर ख्वाजा इजाज़ अहमद भट्ट साहब ने, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकबाल स्टडीज़ में है। ये बच्चों आप लोगों को बताते चले कि ये अल्लामा इकबाल का पालना है, अल्लामा इकबाल का झूला, जहाँ पे ये वक्त का वली पैदा हुआ
और इस झूलने में आप खेले और इस झूलने में आप रहे, उसी पर आराम किया करते थे। और आज भी इस पे ये इसकी अजमत कायम है कि यहाँ पे एक अजीम इंसान जो है उसने यहाँ पे आराम फरमाया। ये पैदाइश का कमरा है अल्लामा इकबाल का, यहाँ पे अल्लामा इकबाल जो है वो पैदा हुए। मेहमान खाना है और मेहमान खाना यहाँ पे इस फैमिली के मेहमान आया करते थे। और जगह जगह पे आपको ये जो भी ये सतूर पड़े, इसे हमारी तरफ से इकबाल मंजिल में खुश आमदीद, दिली दुआएं कबूल फरमाए। हम इकबाल मंजिल के उस पोर्शन पे आ गए हैं जहाँ पे पहले आपने ग्राउंड फ्लोर को देखा। अब हम आपको इकबाल की उस जगहों पे लेके जाएंगे जहाँ पे इकबाल खेलते रहे, जहाँ पे खाने खाते रहे और जहाँ पे इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारे। वक्त के साथ साथ जैसे कि सब कुछ बदलता गया, लेकिन तारीख़ आज भी इस बात की गवाह है कि इस मंजिल में पैदा होने वाला बच्चा जिसने यहाँ पे खेल कूद में ही ऐसी मोतबर बातें शुरू कर दी कि आज तक उस बात को दुनिया आगे लेके चलती है।
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत यार, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत यार। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार। गरीबों की हिमायत करना हो मेरा काम, गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। मैम बुशरा साहिबा से इल्तमास है कि वो आएँ और वो कुछ इकबाल के हवाले से बात करना चाहेंगे। Respected sir and all teachers and dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने मैं अपनी ही लिखी हुई नज़म पेश करूंगी, लेकिन उससे पहले उस नज़म का आगाज़ मैं इल्लामा इकबाल के ही एक खूबसूरत शेर से करना चाहती हूँ। शेर अर्ज़ है कि मंजिल की जुस्तजू में तू खो गया है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। तो नज़म अर्ज करती हूँ। इल्लामा इकबाल, आज तेरा जन्मदिन हम मना रहे हैं, इल्लामा इकबाल, आज तेरा जन्मदिन हम मना रहे हैं। शहर गली गाँव गाँव में नगमे तेरे गा रहे हैं। सियालकोट शहर का तू दरख्शां सितारा था, सियालकोट शहर का तू दरख्शां सितारा था। मियाँ शेख नूर मोहम्मद की आंख का पुकारा था। सियालकोट शहर का तू दरख्शां सितारा था। मियाँ शेख नूर मोहम्मद की आंख का पुकारा था। यूब शाह आतिश भया माँ का राज दुलारा था। अलामा सैयद मीर हसन काबुल उस्ताद तुम्हारा था। यूब शाह आतिश भया माँ का राज दुलारा था। अलामा सैयद मीर हसन काबुल उस्ताद तुम्हारा था। हर वक्त नजर आता तुषार, इल्लामा इकबाल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे खाक की तबीर पाकिस्तान है, तेरे खाक की तबीर पाकिस्तान है। वतने अजीज की बढ़ाई तूने शान है। तेरे जैसा जो भी अच्छा इंसान है उस पर हमारा तन मन धन कुर्बान है। तेरे ही नगमे आज भी हर कोई गुनगुना रहा है। तेरी शायरी के नगमे आज भी हर कोई गुनगुना रहा है। इल्लामा इकबाल, आज तेरा
जन्मदिन हम मना रहे हैं, शहर गली गाँव गाँव में नगमे तेरे गा रहे हैं। बहुत अच्छी। इब्ने सबील है सारा जमाना, इब्ने सबील है सारा जमाना, हर कोई गाता है रब का तराना। दुआ का पेश करती हूँ हकीर नजराना, जन्नत में जगह दे खुदा तुझको ऐ गुलामा। तेरी पाक मरकत पर हलाली परचम लहरा रहे हैं। इलामा इकबाल, आज तेरा जन्मदिन हम मना रहे हैं। बहुत अच्छी। शहर गली गाँव गाँव में नगमे तेरे गा। बहुत अच्छी। अभी हम आपको जिस जगह पे लेके आ रहे हैं, इस जगह का नाम शवाला कहा जाता है। तारीख़ी हवाले से अगर इसकी बात की जाए तो हज़ारों साल मुझे इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा और हज़ारों साल का सफ़र तय करते हुए हमें किसी बादशाह की नगरी में पहुंचना पड़ेगा। ये आप अगर देखें तो ये उस पुरानी तारीख़ी एक इमारत आपको नज़र आ रही है शवाले की। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इसमें लेके जाऊं और आपको दिखाऊं। ईडन गार्डन की हमेशा से ये कोशिश रही कि बच्चों को तारीख़ी विरसे के हवाले से देखा जाए। अगरचे इस बिल्डिंग के जो है वो अच्छे तरीके से महफूज करनी चाहिए थी, लेकिन ये जगह अच्छे हाथों में नहीं है और आजकल यहाँ पे अच्छे लोगों का यहाँ पे बसेरा नहीं है। सिर्फ खाना बदोश और दूसरे लोग जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ये मंदिर का अंदरूनी एरिया है और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सियालकोट की तारीख का एक ये भी हिस्सा है। और यहाँ पर हज़ारों साल पहले जब हिंदू मज़हब के लोग होंगे वो किस कदर यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे थे और फिर हिजरत के बाद उनको यहाँ से जाना पड़ा। ये तारीख़ी विरसे का दौरा कर रहे हैं। you